हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका ये हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, व्याकरण एवं साहित्य का। ये आज की जो आपकी क्लास होगी, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला टॉपिक है वर्डमाला परिभाषा एवं भेद। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वर्ड कहा जाता है। अगला है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? किसे माना जाता है? तो शब्द माना जाता है। अगला पॉइंट है भाषा की मूल इकाई है तो ध्वनि है। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां कितनी होती हैं? तो 52। और वर्डों के भेद हैं तो 2 वर्डों के भेद होते हैं। अगला पॉइंट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अगला आपका टॉपिक है स्वर्ण वर्ण परिभाषा भेद एवं संख्या। सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। और स्वर नहीं है तो आपका ज्ञ नहीं है, ये आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो ये स्वर नहीं है। अगला पॉइंट है रे ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों को कुल संख्या कितनी है स्वरों की? तो 11 स्वरों की कुल संख्या होती है। अगला पॉइंट है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो वो स्वर होते हैं। अगला पॉइंट है वृष्टि शब्द में मात्रा का उपयोग हुआ है तो रे का हुआ है। अगला है रे है एक स्वर है, स्वरों की संख्या 11 होती है आपका। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। यूपीएसआई आपका एग्जाम है उसके लिए, सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। अगला पॉइंट है स्वरों का उच्चारण तो बिना किसी की सहायता से होता है। अगला है स्वर किसका भेद है? तो वर्ड का भेद है स्वर। अगला है आपका मात्रा के आधार पर स्वर। इसमें पहला पॉइंट है मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लप्त स्वर। और ये किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? अगला पॉइंट है आपका हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम गुरु स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट है वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको प्लुप्त कहते हैं। और प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? जैसे ओम, तो इसमें ज्यादा समय लगता है तो ये प्लुप्त स्वर है। अगला है आपका संधि संयोग के आधार पर स्वर। तो वह स्वर जिसको जिसको संयुक्त स्वर माना गया है तो ए है। अगला है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। तो ये ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? समृत स्वर हैं। समृत स्वर हैं ई और अर्धविभ्रत स्वर होते हैं ए। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, जिसमें पहला है रे वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। घोष वर्ड कौन सा है? तो म है। अ क्या है? तो एक स्वर है अ। ये आपके विकल्प दिए होंगे उसमें आप देखकर और वहां सही विकल्प लगा सकते हैं। अगला है बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। अगला है मूर्धन व्यंजन है तो ड और ढ मूर्धन व्यंजन है। ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो तालव्य है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो कंठ होता है। यर और लव किस किसके वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है यर और लव। और वह समूह जिसके वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो श, रे, ट और ठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है विसर्ग का उच्चारण स्थान। अगला पॉइंट है कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण उदाहरण है तो अ का है। कंठ वर्ण कौन से होते हैं? तो अ होता है। और ई च छ ज झ यंग आदि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालव्य होता है। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं 3 प्रकार होते हैं।
अगला पॉइंट है आपका ओष्ठ वर्ड है तो ऊ है। कंठ तालव्य क्या है तो ए है। वह वर्ड जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो ए है। ओ अ वर्ड है तो कंठोस्थ है। अगला पॉइंट है अनुनासिकता के आधार पर स्वर। पहला है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चंद्र बिंदु प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है नाक और मुंह। अनुनासिकता शब्द है तो संभालना ये अनुनासिकता शब्द है। उसमें ऑप्शन में दिया होगा तो ये पूछा है तो उसमें जो वर्ड लिखा था वो संभालना लिखा है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं तो वो निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला है आपका ओठों की आकृति के आधार पर स्वर। तो ओठों की आकृति के आधार पर आवृत मुखी स्वर कौन सा है तो ई है। अगला है स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। तो पहला है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है तो पश्च समृद्ध है। अगला है वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो द्वित्व। हिंदी वर्णमाला की रे ध्वनि है तो स्वर है रे ध्वनि। अगला पॉइंट है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा भेद एवं संख्या। पहला है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला पॉइंट है कौन सा वर्ण दंत नहीं है, उसमें ऑप्शन होगा तो ट नहीं है। त वर्ग की ध्वनियों ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तो दंत है। और कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है वह है घ का उच्चारण स्थान क्या होता है तो कंठ होता है। हिंदी की ठ ध्वनि है तो मूर्धन्य है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है तो कंठ तालव्य है। यर और लव किस कौन से व्यंजन कहलाते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं यर और लव। और च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है तो तालव्य है। अगला पॉइंट है प वर्ण का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ है। अगला है त्रिवेणी शब्द में त्र किन वर्णों के योग से बना है तो त प्लस र के योग से बना है। अगला पॉइंट है सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ और कौन सा वर्ण योग से बना है तो ज और यंग के योग से ज्ञ बना है। अगला पॉइंट है वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है तो वो कौन सा तो घ के उच्चारण स्थान में आपकी जिह्वा है वो तालु से नहीं टकराएगी। अगला पॉइंट है ओष्ठ्य वर्ण है तो प फ ब भ ये ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं तो ग और घ। अगला है दंत उच्चारण वर्ण है न। अगला है आपका पॉइंट वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है तो वो ज है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं तो ह होता है श स श और ह। अगला है पॉइंट तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ऑप्शन होंगे उसमें आपका झ है। अगला है वह वर्ण जो पंचवां अक्षर होता है तो पंचवां अक्षर म होता है। अगला पॉइंट है कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ह। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ड़। ओष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो भ। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है तो ट। अगला है वह व्यंजन जो ऊष्म है तो उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें स श स ह होते हैं, इसमें स है। अगला पॉइंट है आपका ग घ ग ड ठ त इनमें से अघोष व्यंजन कौन से हैं तो दो हैं आपके। अगला पॉइंट है वह व्यंजन जो अघोष हैं तो वो ख है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो 33 है। ज्ञ वर्ण किसके किन वर्णों के संयोग से बना है तो ज और यंग के। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहते हैं। श का उच्चारण स्थान तालु होता है। वह व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है तो य और लव ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगला पॉइंट है ओष्ठ है अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ब। अगला पॉइंट है आयोग बाह। आयोग बाह कौन से होते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल आयोग बाह की संख्या 2 है। अगला पॉइंट है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में उसे आयोग बाह कहते हैं। अगला है ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, वो कौन से होते हैं तो अंग अंगह और अंगह। अगला पॉइंट है अनुस्वार कार्य करता है तो पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। अगला पॉइंट है अव्याकरण के अनुसार क्या है तो अनुस्वार है। अगला है ध्वनि।
वह दिल्ली से ही चला गया। वाक्य में किस पर बलाघात है? तो ही, दिल्ली से ही चला गया तो ही पर है। अगला पॉइंट है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती है। अगला पॉइंट है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा है? तो संपृक्त ध्वनि है। अगला पॉइंट है, ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है। तो च है जो तालव्य और महाप्राण होता है। अगला पॉइंट है, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। आगे है वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला है आपका, अपभ्रंश की वर्णमाला में कौन सा व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? तो म है। अगला है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होता है? तो कक्षा होता है और इससे हम से मिलके बनता है कक्षा। अगला है, नासिक व्यंजन है। तो यंग है, नासिक व्यंजन होता है। अगला पॉइंट है, वह शब्द जिसमें र व्यंजन नहीं है। तो उसमें आपके ऑप्शन होंगे, तो मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। अगला है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो दंतोष्ठ होता है। अगला पॉइंट है, अनुनासिक वर्ण है। तो म है। दृक का वर्ण विच्छेद होता है। तो दृक का होगा द प्लस र, रे प्लस ग प्लस आ। अगला पॉइंट है, उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। ओ द प्लस य प्लस आ प्लस न और आ होता है। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो ईर्ष्या का आपका होगा ई प्लस र प्लस स प्लस य प्लस आ, ईर्ष्या होगी। अगला है, काकल्य वर्ण है। काकल्य वर्ण ह होता है। र का विवरण है। तो र का विवरण है वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। अगला पॉइंट है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? तो क और ग अल्पप्राण व्यंजन है। अगला पॉइंट है, अर्धस्वर कहलाता है। तो यह स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो ख की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्णमाला का वह अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है। तो ई और ई नहीं है। अगला है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान है। तो काकल्य है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है। तो वर्ण विच्छेद। अगला पॉइंट है, जिह्वा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे वत्सर्य कहा जाता है। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है हिंदी भाषा और बोलियां। इसके आपके जो प्रश्न कैसे आते हैं तो वो है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला पॉइंट है आपका, बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो मगधी भाषा से हुआ है। अगला है, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू रखती है। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आदि भाषा बोलते हैं। और हिंदी भाषा कौन से भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो कौशली था। अगला पॉइंट है, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंगामी बोली जाती है। और हिंदी के उद्भव के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने 7 भेद माने हैं। अगला पॉइंट है, गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांगड़ी भाषा बोली जाती है राजस्थान हनुमानगढ़ में। अगला पॉइंट है, त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो कोक बरोक, ये त्रिपुरा में भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है, त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। और अगला है, अपभ्रंश में कौन सी भाषा कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तो तद्वत कोटि के शब्दों का बाहुल्य है। अगला पॉइंट है, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। अगला पॉइंट है, प्राकृत की कौन सी अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है? तो प्राकृत की तीसरी अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा कौन सी है? तो मारवाड़ी। मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अगला है, गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो कोंकणी। अगला पॉइंट है, लूसी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मिजोरम में लूसी भाषा बोली जाती है। अगला है, अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू है। तो अपभ्रंश के भेद हैं सर्वाधिक विवादित पहलू। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। तो ए और औ ये अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है।
अगला पॉइंट है संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो हिंदी तीसरे स्थान पे है। अगला है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग कौन सी भाषाओं में मिलते हैं, तो ब्रज भाषा और राजस्थानी में मिलते हैं। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ भाषा की सहोदर भाषाएं कौन सी है, तो बघेली और अवधी है। अगला पॉइंट है गुजरात की स्थानीय भाषा गुजराती और कौन सी भाषा से निर्मित हुई है, तो गुजराती और संस्कृत और प्राकृत से निर्मित हुई है। अगला पॉइंट है बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी है उपबोली है। अगला पॉइंट है ब्राचर अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है, तो जो ब्राचर अपभ्रंश है अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। अगला पॉइंट है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश बोली से माना गया है, तो ब्राचर से। बोली किसकी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है। अगला पॉइंट है आपका राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। जैसे यूपी की राजभाषा क्या है, यूपी की राजभाषा आपकी हिंदी है। अगला पॉइंट है आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो शीशा और दर्पण कहते हैं। अगला है अवचट को खड़ी बोली में कहते हैं, तो आवश्यकता से ज्यादा। अगला पॉइंट है राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। अगला पॉइंट है भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट है भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला है ईर्खा को खड़ी बोली में कहते हैं, तो ईर्ष्या कहते हैं। आंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो अंधेरा। अगला पॉइंट है यह कथन किसका कथन है, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला पॉइंट है पारिभाषिक शब्द बे हैं, तो जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं वो पारिभाषिक शब्द हैं। अगला पॉइंट है अवचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो जोरदार कहते हैं। अगला पॉइंट है आवते रहेगे को खड़ी बोली में क्या कहेंगे, तो आते ही रहें, ये कहते हैं। अगला है अकुरब को खड़ी बोली में, तो अंकुरित होना। अधान को जिसका पेट भरा हो। अगला पॉइंट है भाषा संकेतात्मक, अर्थात इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। अगला पॉइंट है अवसर को खड़ी बोली में, तो अवसर कहेंगे। अतिरिक्त अनुदान को परिभाषिक शब्द क्षेत्र में बोला जाता है, तो बाड़ेज। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट है अजियो को खड़ी बोली में क्या कहेंगे, तो आज ही कहेंगे। और किसमें स्थानीय वेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं, तो विभाषा में स्थानीय वेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। अगला पॉइंट है होन को खड़ी बोली को क्या कहते हैं, तो वहां। अगला है हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो हींग बेचने वाला। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है, तो विस्तृत होता है। अगला पॉइंट है वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है, उसे राजभाषा कहते हैं। अगला पॉइंट है बघेली किस प्रदेश की बोली है, तो मध्य प्रदेश की है। अगला पॉइंट है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, तो अवधी है। अगला है भाषा एक व्यवस्था है जिसके अपने क्या होते हैं, तो नियम होते हैं भाषा के। अगला है भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोली कहते हैं, जो हम अपने साधारण घरों में बोलते हैं। अगला पॉइंट है अवसर को खड़ी बोली में कहते हैं, तो उत्सव, मांगलिक कार्य और आयोजन। अगला पॉइंट है पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियां कौन सी हैं, तो कन्नौजी और बुंदेली। अगला पॉइंट है ऐठप को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो झटका मारकर लूटना या धोखा देकर ले लेना, ये ऐठप होता है। अगला पॉइंट है इनमें से एक पूर्वी हिंदी बोली कौन सी है, तो ऑप्शन होंगे उसमें आपकी बघेली है, वो पूर्वी हिंदी है जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अगला पॉइंट है गायकों की मनोवस्था दर्शाती है बघेलखंड की गायकी। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है इनमें अ, अगला पॉइंट है गायकों की मनोवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां हैं, तो बेहरा और विदेशिया हैं। अगला पॉइंट है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला पॉइंट है दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला पॉइंट है मध्य देशी या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की कौन सी भाषा माना गया है, तो उपभाषा।
अगला पॉइंट है कानपुर में बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी और कन्नौजी, कानपुर के लोग। अगला है कौन से व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो श। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदी उर्दू का मिश्रित वो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में कौन असत्य है? तो कारकों के रूप में अधिक हो गए थे, ये आपके ऑप्शन में दिए होंगे, तो ये आपका असत्य है। अगला पॉइंट है भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है। मत्तूर गांव और झिरी गांव में भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा का विकास हुआ, राजस्थानी का। अगला पॉइंट है भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, तो पाली में। अगला पॉइंट है अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो तत्सम होता है। अगला पॉइंट है मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है, तो अपभ्रंश है। अगला पॉइंट है संस्कृत के ऋण शब्द का पाली में क्या रूप मिलता है? तो इना मिलता है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो अवहट है। अगला पॉइंट है भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया, चंड। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो भरत मुनि के कृत्य नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं। अगला पॉइंट है प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? तो 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है डॉक्टर तंगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो 3 है। अगला पॉइंट है पैशाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के कितने प्रदेशों में बोली जाती थी? तो पश्चिम उत्तर प्रदेशों में बोली जाती थी। अगला पॉइंट है संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो देव भाषा है। अगला है बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के कितने राज्य में बोली जाती है? तो असम में। अगला है ब्याड और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया। अगला पॉइंट है पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? तो सौरसोनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज ही हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से अभिहित किया है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या है? तो पहला है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश और अवहट। अगला पॉइंट है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो इतिहास है। अगला पॉइंट है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम है, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं, तो ब्रज, अवधी, कन्नौजी। अगला पॉइंट है लोधांती बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है बुंदेली। अगला है अवधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी विकसित हुई है। अगला पॉइंट है भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है, तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भाषा का आरंभ हुआ है। अगला पॉइंट है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया किसने था? तो राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई, तो 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई। अगला है कन्नड़ का संबंध भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला पॉइंट है गोवा की स्वीकृति राजभाषा है, तो कोंकणी है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? तो पाली है। वह बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो वो तेलुगु है। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में हिंदी का वर्ग है, तो राजभाषा है। अगला पॉइंट है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो इसका अनुच्छेद है 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी दी गई है। ये आपका क्वेश्चन कितने बार आया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है ज्यादातर। राजस्थान, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार, हर जगह आपका यूके, आरपीएससी सब में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रजबुल नाम से जानी जाती है, तो पुरानी बांग्ला। अगला पॉइंट है मानक हिंदी से तात्पर्य है, तो आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप, ये तात्पर्य है। अगला पॉइंट है प्राकृत भाषा है, तो जैनियों की। अगला है वह क्षेत्र जिसकी बोली को काशिका कहा गया है, तो वाराणसी को। अगला पॉइंट है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मगधी से हुआ है। अगला पॉइंट है भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द के प्रयोग का प्रारंभ हुआ 6ठी शताब्दी। अगला पॉइंट है भाषा के व्याकरण
सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं? तो मानक भाषा। अगला पॉइंट है स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है राजभाषा से अप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा ये राजभाषा का अप्राय है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का वह प्रांत जहां कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो वो महाराष्ट्र तथा गोवा होगा। अगला पॉइंट है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो बोली कहा जाता है। अगला है हिंदी की उत्पत्ति कौन सी भाषा से अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी की उत्पत्ति। अगला पॉइंट है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा है। अगला है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में। अगला है द्रविड़ परिवार की भाषा थी? तो कन्नड़ थी द्रविड़ परिवार की भाषा। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? तो वैदिक संस्कृत है। अगला पॉइंट है लौकिक संस्कृत कौन अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? तो लौकिक संस्कृत, फिर पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास है। अगला पॉइंट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल अवधि थी? तो 1000 ईसा पूर्व से अब तक आधुनिक हिंदी भाषा की अवधि है। अगला पॉइंट है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है? तो अपभ्रंश है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। पहली आपकी हिंदी है और दूसरी उर्दू है। अगला पॉइंट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी का। अगला पॉइंट है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। अगला पॉइंट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 1 में। अगला पॉइंट है बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा थी बंगाली। अगला पॉइंट है लौकिक संस्कृत का विकास कहाँ से हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। अगला पॉइंट है माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत किससे है? तो संस्कृत से है ज्यादातर। अगला पॉइंट है पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली कुमाऊनी होती है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी भाषा है वो भारोपी परिवार के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? तो 5 है। अगला पॉइंट है वह राज्य जहाँ मैथिली भाषा ज्यादा बोली जाती है? तो वो बिहार है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आर्य की है। अगला है द्रविड़ भाषा? तो द्रविड़ भाषा तेलुगु की है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के वे जिले जहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है? तो हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर और पीलीभीत में उत्तर प्रदेश के जिले में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है बघेली का प्रमुख क्षेत्र है? तो मिर्जापुर है। अगला पॉइंट है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है? तो तुलु है। अगला पॉइंट है मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी से। अगला पॉइंट है लहदा का विकास हुआ था? तो पैशाची अपभ्रंश से हुआ था। अगला पॉइंट है सिंधी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट है प्राकृत भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा है। अगला है पाली भाषा का अन्य एक नाम है? तो मगधी है। अगला पॉइंट है वह भाषा जो भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? तो शाखा जो है वो है आर्मीनी है, भारोपी परिवार की भाषा, और हिंदी भी है। अगला पॉइंट है वह भाषा जो भारोपी परिवार की शाखा है? तो आर्मीनी है। अगला है संस्कृत परिवार की भाषा आर्य है। मगही भाषा सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? तो बिहार में मगही बोली जाती है। बनाफरी किस बोली की बोली है? तो बनाफरी बुंदेली की है। अगला पॉइंट है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है? तो कच्चायन है। अगला पॉइंट है निवट्टा उपबोली बघेली की है। हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ? तो 1000 ईसा पूर्व से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ। अगला पॉइंट है वह विद्वान जिसने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे जिन्होंने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वो उत्तरी रूप से हुआ है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश भाषा का समय अवधि क्या है? तो 500 से 1000 ईसा पूर्व है। अगला पॉइंट है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो मगही है।
ट वर्ग बहुला वाली बोली है मालवी। और दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार से संबंधित? तो दक्षिण भारत की द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है ब्रजभाषा किसके रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत है। अगला पॉइंट है मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है। अगला है वह भाषा जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, तो मगही है। अगला है उदासीन आकार बहुला बोली है, बघेली। अगला पॉइंट है वह भाषा जिसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, तो असमी है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृत का। अगला पॉइंट है मराठी भाषा का संबंध माना जाता है महाराष्ट्र अपभ्रंश से। अगला पॉइंट है पूर्वी भाषा को और भी नाम से जाना जाता है, तो भोजपुरी। अगला पॉइंट है असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असमिया। अगला पॉइंट है वह बोली जो हिंदी की नहीं है, तो मलयालम, ये आपकी हिंदी की नहीं है। अगला पॉइंट है वह कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो बुंदेली है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो झांसी, जालौन और दतिया में बुंदेली बोली जाती है। अगला पॉइंट है मेवाती बोली राजस्थान की है। और हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी, उर्दू मिश्रित है हिंदुस्तानी भाषा का रूप। अगला पॉइंट है हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत को कहते हैं। अगला है द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ है। अगला है पॉइंट आपका वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो खड़ी बोली है। अगला पॉइंट है त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है, तो बांग्ला है। अगला पॉइंट है वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो मिजो है। अगला पॉइंट है आकार बहुला बोली है, तो कौरवी की। अगला पॉइंट है वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, तो वो असम की नहीं है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश में स्वर मौजूद थे, तो 8 स्वर मौजूद थे अपभ्रंश में। अगला पॉइंट है वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो तुलु है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो वो 15 वर्षों तक। अगला पॉइंट है बिहारी भाषा का नामकरण किया था, तो ग्रियर्सन ने बिहारी भाषा का नामकरण किया था। अगला पॉइंट है आपका राजस्थान की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। अगला है गोवा की मुख्य राजभाषा कोंकणी है। वह राज्य जहां तुलु भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो कर्नाटक में तुलु भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है गुजरात की राजभाषा क्या है? तो गुजराती है। अगला पॉइंट है वह साहित्य जिसका संबंध पाली भाषा से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध साहित्य। अगला पॉइंट है वह भाषा जिसको 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया, तो तमिल को नहीं शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा का प्रावधान है, तो भाग 17 है। अगला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत विभाग आता है, तो राजभाषा विभाग आता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो मगही नहीं है। अगला पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री समिति की अध्यक्षता करते हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति अध्यक्षता करते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, तो वो 343 है। अगला पॉइंट है असम की राजभाषा है, तो असमिया है। अगला पॉइंट है राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं, तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला पॉइंट है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो वो आपका राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। अगला पॉइंट है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस राजभाषा? तो राजभाषा विभाग। ये आपका सेमी क्वेश्चन है ऊपर नीचे का। अगला क्वेश्चन है हिंदी विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व हिंदी हम 10 जनवरी को। अगला पॉइंट है भाट भाषा को कहा गया है, तो डिंगल। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, तो वो 343 है। अगला पॉइंट है सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली है, तो वो भोजपुरी बोली जाती है।
अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला पॉइंट है भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है, तो राजभाषा के। अगला पॉइंट है संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है, तो अनुच्छेद 351। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, तो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आपका अनुच्छेद 348 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ, तो 1967 में इसका मानकीकरण प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में। अगला है वह भाषा जिसमें संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो पाली है। अगला है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में है, तो 343 से 351 अनुच्छेद में है। अगला पॉइंट है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो बीजी खैर थे। अगला पॉइंट है वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सहेली नहीं है। 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला पॉइंट है वह बोली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो वो बघेली है। अगला पॉइंट है गारो भाषा राज्य में बोली जाती है, तो मेघालय। गारो, खासी ये सब आपके मेघालय में बोली जाती हैं। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना है, तो 1961 में। अगला पॉइंट है अवधी भाषा बोली जाती है, तो लखनऊ में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है इसे हम अवध क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। अगला है पॉइंट हिंदी की वह बोली जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है, तो वो भोजपुरी है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। अगला पॉइंट है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भाषा बोली जाती है, तो भोजपुरी बोली जाती है। अगला पॉइंट है बुंदेली का क्षेत्र है, तो झांसी, जालौन, दतिया में बुंदेली भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह बन जाती है, तो वो उपभाषा कहलाती है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट हो गया। इसमें आपके 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए, हिंदी भाषा बोलियां, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपकी क्लास, इसमें आपके जो भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, आपने देख ही लिए। ज्यादातर आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, और ये क्लास आपकी जिस आपके एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।